हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है बड़बोला विपुल। गुड मॉर्निंग सर, कैबिन में प्रवेश करते हुए विपुल ने कहा और मुझे अपना नियुक्ति पत्र दिया। अकाउंट विभाग का हेड होने के नाते मैंने उसे कुर्सी पर बैठने का संकेत किया और इंटरकॉम पर अपने सहायक महेश को कैबिन में आने को कहा। महेश ने कैबिन में आते ही नमस्ते की और कुर्सी पर बैठते हुए बोला, सर आज 2 घंटे पहले मुझे जाना है। श्रीमती जी शाम की ट्रेन से मायके से वापस आ रही हैं। चले जाना, पर पहले इनसे मिलो, मैंने महेश को इशारा करते हुए कहा। विपुल तुम्हारे सहायक रहेंगी। काफी दिनों से तुम शिकायत कर रहे थे ना कि काम अधिक है, एक आदमी की जरूरत है। विपुल अब तुम्हारे अधीन काम करेंगे। विपुल के अलावा सुरेश को भी अगले सप्ताह ज्वाइन करना है। ऑफिस में स्टाफ पूरा हो जाएगा, जिसके बाद पेंडिंग काम पूरा हो जाएगा। अच्छा विपुल, तुम अब से महेश के साथ काम करोगे। अब तुम अपनी सीट पर जाकर काम शुरू कर दो। 20 साल का विपुल बीकॉम करने के बाद पिछले सप्ताह जब इंटरव्यू देने आया था तो उसको काम का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन एक गजब का आत्मविश्वास उसमें जरूर था, जिसको देखकर मैंने उसे नौकरी पर रखा था। मंझले कद का गोरा चिट्टा हंसमुख नौजवान विपुल नवगांव में रहता था। नवगांव नवयुग सिटी से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है। बस से एक तरफ का सफर लगभग 2.5 घंटे में पूरा होता है। ऑफिस का समय सुबह 10 से शाम 6 बजे है। 8 घंटे की ड्यूटी के बाद बस पकड़ने के लिए आधा घंटा और फिर लगभग 5 घंटे बस में, यानी लगभग 14 घंटे की ड्यूटी देने के बाद जब इंटरव्यू में विपुल को मैंने बताई और पूछा कि किस तरह वो समय को मैनेज कर पाएगा, कहीं कुछ दिन काम करने के बाद नौकरी तो नहीं छोड़ देगा, तो उसके आत्मविश्वास और जवाब देने के ढंग ने मुझे निरुत्तर कर दिया। उसने कहा कि हर हालत और मौसम में सुबह 10 बजने से 10 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाएगा, और यही हुआ। बिना नागा ऑफिस खुलने से पहले विपुल पहुंच जाता और 2 महीने के छोटे से समय के अंदर सभी कार्यों में निपुण हो गया। ऑफिस का पेंडिंग काम समाप्त हो गया और काम रूटीन पर आ गया। विपुल काम में तेज, स्वभाव में विनम्र, लेकिन उसकी एक बात मुझे पसंद नहीं थी। वो बात उससे अधिक बोलने की थी। वो चुप नहीं रह सकता था। कई बार मुझे लगता था कि वो बात को बढ़ा चढ़ा कर करता था। विपुल ने अपनी बातों से धीरे धीरे पूरे ऑफिस को यकीन दिला दिया कि वो एक अमीर घर से ताल्लुक रखता है। अच्छे और महंगे कपड़े, जूते अपने आप में उसके अमीर होने का एहसास कराते थे। ऑफिस में अपने सहयोगियों को अक्सर दावत देना उसका नियम बन गया था। ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर श्वेता और टेलीफोन ऑपरेटर सुषमा के आसपास उसे मंडराते देखकर मुझे ऐसा लगा था कि ऑफिस की लड़कियों में विपुल की कुछ खास रुचि थी। लंच वो सुषमा और श्वेता के साथ ही करता था। उन दोनों को प्रभावित करने में उसका खाली समय व्यतीत होता था। इन सब बातों को देखकर मैंने विपुल को कभी टोका नहीं, क्योंकि ऑफिस का काम उसने कभी पेंडिंग नहीं किया। इसीलिए बाकी सब हरकतों को उसका निजी मामला समझकर नज़रअंदाज करता रहा, क्योंकि वो कंपनी के काम में सदा आगे रहता था। एक दिन मैं ऑफिस में रिपोर्ट देख रहा था। शाम के 4 बजे चाय के साथ चपरासी, समोसा, गुलाब जामुन और पनीर पकोड़ा मेज पर रखते हुए बोला, सर समोसा पार्टी विपुल की तरफ से है। किस खुशी में दावत हो रही है? मैं चपरासी से पूछ ही रहा था, तभी महेश कैबिन में आता हुआ बोला, सर विपुल तो छिपा रुस्तम निकला, मोटा आसामी है। ये दावत तो कुछ नहीं, बड़ी पार्टी लेनी पड़ेगी विपुल से, ऐसे नहीं छूट सकता। आज उसने 2 ट्रक खरीदे हैं। 16 ट्रक पहले से ही नवगांव की दाल मिल में चल रहे हैं। टोटल 18 ट्रकों का मालिक है। समोसा पार्टी तो शुरुआत है, 5 स्टार दावत पेंडिंग है सर। महेश, एक बात समझ में नहीं आती कि 18 ट्रकों के मालिक को एक क्लर्क की नौकरी करने की क्या जरूरत है। सर मुझे लगता है कि अनुभव लेने के लिए विपुल नौकरी कर रहा है। 1-2 साल के बाद नौकरी छोड़कर वो अपने व्यापार में पिता का हाथ बटाएगा। मेरा अनुभव ये कहता है कि अमीर घराने के बच्चे कभी नौकरी नहीं करते हैं, पढ़ाई के बाद अपने घर के व्यापार में जुट जाते हैं। आईएएस की नौकरी
या मैनेजमेंट डिग्री के बाद किसी मैनेजर के पद पर नौकरी तो समझ में आती है, लेकिन एक क्लर्क की नौकरी कोई बड़ा व्यापारी अपने बच्चों से नहीं करवाता है। आपके कहने में वजन है सर, महेश बोला, लेकिन हमें इससे क्या मतलब? अपन तो दावत का मजा लेते हैं। महेश के जाने के बाद मेरी नज़र रिसेप्शन पर गई तो देखा विपुल श्वेता और सुषमा के साथ हंस हंस कर अपनी दी हुई पार्टी के मजे ले रहा था। मैं सोचने लगा कि कहीं ये दावत लड़कियों को प्रभावित करने के लिए तो नहीं कर रहा। एक दिन ऑफिस से घर जाते हुए सामान खरीदने के लिए बाजार गया। शाम के समय बाजार में बहुत भीड़ रहती है। बाजार में सामान खरीदते समय मुझे एहसास हुआ कि विपुल श्वेता के साथ हंसता हुआ हाथ में हाथ डाले टहल रहा था। दोनों एक दूसरे से चिपके हुए, अपने में मस्त, दुनिया से बेखबर, मुझे भी नहीं देख सके। दो हंसों का जोड़ा प्रेम की गहराई में उतर चुका था। युवा प्रेमी को डिस्टर्ब करना मैंने भी उचित नहीं समझा। मैं सामान खरीदकर घर आ गया। घर आकर मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि विपुल कब नवगांव जाता होगा और कैसे टाइम मैनेज करता होगा। ऑफिस में विपुल और श्वेता की नज़दीकियां अधिक बढ़ने लगीं। चाय ब्रेक में दोनों एक साथ चाय पीते नजर आते और लंच टाइम में एक साथ खाना खाते। काम के बीच में विपुल झट से किसी न किसी बहाने श्वेता से चंद बातें भी कराता। धीरे धीरे विपुल और श्वेता का प्रेम परवान चढ़ गया। ऑफिस में सबकी जबान पर सिर्फ विपुल और श्वेता के प्रेम प्रसंग के चर्चे थे। एक दिन लंच में मैं आराम कर रहा था। महेश कैबिन में आकर सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया। सर, आपने नई खबर सुनी? मुझे पुरानी की खबर नहीं, तुम नई की बात कर रहे हो। तुम्हारी शक्ल से लगता है कि कोई सनसनीखेज खबर है। सर, आपके लिए सनसनी होगी। आप ऑफिस आते हैं, काम करके चले जाते हैं, आपको दीन दुनिया की कोई खबर नहीं होती। हम तो पर्दा उठने की फिराक में कब से टकटकी लगाए बैठे हैं। लेखकों की तरह भूमिका मत बांधो महेश, सीधे बात पर आओ। सीधी बात यह है सर कि विपुल और श्वेता का प्रेम एकदम परवान चढ़ चुका है। बस अब तो शहनाई बजने की देरी है। सर, आपको मालूम नहीं, विपुल आजकल नवगांव ना जाकर श्वेता के घर पर ही रह रहा है। हफ्ते में 1 या 2 दिन ही नवगांव जाता है। अंदर की खबर बताता हूँ कि शादी की घोषणा होते ही श्वेता नौकरी छोड़ देगी। इतने अमीर घर जो जा रही है, नौकरी की क्या जरूरत है सर? क्या श्वेता के घर वाले एतराज नहीं करते? शादी से पहले घर आना जाना तो आजकल आम बात है, लेकिन रात को सोना क्या वाकई हो सकता है? कहीं तुम लंबी तो नहीं छोड़ रहे हो? कसम लंगोट वाले की, एकदम सच बोल रहा हूँ। कसम लंगोट वाले की, ये तो महेश का तकिया कलाम था। मैं समझ गया कि बात में कुछ सच्चाई तो है। महेश, लगता है आजकल हम लोग ऑफिस में काम कम और इधर उधर की बातों में अधिक ध्यान दे रहे हैं। मैंने बात पलटते हुए कहा, सर, आप ऐसी बातें मुझसे नहीं कर सकते हैं। आपको मालूम है कि सारा काम समाप्त करने के बाद ही मैं आपसे गपशप करता हूँ। महेश मेरी बात का बुरा मान गया। महेश, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विपुल की सोच रहा हूँ कि आजकल जब देखो वो श्वेता के इर्द गिर्द ही मंडराता नजर आता है। अपना काम कब करता है? मैंने कुछ हैरान होकर पूछा। महेश हंसते हुए बोला, सर, आप इस बात की फिक्र मत कीजिए। उसका काम जब तक समाप्त नहीं हो जाता उसे शाम को घर नहीं जाने देता हूँ। श्वेता के प्यार से उसके काम की रफ्तार गोली की तरह हो गई है। शाम तक सारा काम निपटा देता है। चूंकि ऑफिस के काम में मुझे कोई शिकायत नहीं मिली, इसीलिए विपुल और श्वेता के आपसी रिश्तों में मैंने विशेष महत्व देना छोड़ दिया। दिन बीतते गए और विपुल और श्वेता के प्रेम प्रसंग के किस्से कुछ और अधिक सुनाई देने लगे। एक दिन लंच टाइम में मैं कॉफ़ी पी रहा था, तभी विपुल और महेश ने कैबिन में प्रवेश किया। सर, बधाई हो, विपुल की बहन की शादी है, आपका निमंत्रण पत्र। महेश ने शादी का कार्ड मुझे दिया। विपुल, बहुत बहुत बधाई हो, मैंने विपुल से हाथ मिलाते हुए कहा। सर, सूखी बधाई से काम नहीं चलेगा, शादी में आपको अवश्य आकर रौनक करनी है, विपुल ने आग्रह किया। जरूर शादी में रौनक करेंगे, मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा। शादी से एक दिन पहले महेश ने लंच समय में कहा, सर, कल विपुल की बहन की शादी है, पूरा स्टाफ शादी में जाएगा। कल लंच के बाद ऑफिस की छुट्टी, आपने भी चलना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। देखो महेश, शादी नवगांव में है,
रात को वापस आने में देर हो सकती है। वहां से आने के लिए कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। मैंने आशंका जताई। सर, इसकी चिंता आप मत कीजिए, वापसी का सारा प्रबंध विपुल ने कर दिया है। नवगांव के सबसे अमीर परिवार में विवाह बहुत ही भव्य तरीके से हो रहा है, इसीलिए तो सारा स्टाफ जा रहा है। वहां पहुंचते ही एक चमचमाती कार हमारे और सिर्फ हमारे लिए होगी। हम उसी कार से वापस आएंगे, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। महेश ने बहुत आराम से कहा। ऐसी शादी देखने का मौका जीवन में केवल एक ही बार मिलता है। पूरे नवगांव में कारपेट बिछे होंगे। एक पुरानी हवेली में शादी का भव्य समारोह होगा। विवरण सुनकर मैंने भी हामी भर दी। मना किस तरह करता, आखिर इतनी भव्य शादी हम जैसे मध्यम वर्ग के लोगों को नसीब से ही देखने का मौका मिलेगा। विपुल की बहन की शादी के दिन पूरे ऑफिस का स्टाफ नए शानदार चमकते कपड़े पहनकर ऑफिस आया। ऐसा लगा मानो ऑफिस बारात घर बन गया हो। महेश को संबोधित करते हुए मैंने पूछा, क्या बात है, श्वेता नजर नहीं आ रही? सर, आप भी क्या मजाक करते हैं? शादी से पहले अपनी ससुराल कैसे जा सकती है? बस आज बहन की शादी हो जाए, अगले महीने विपुल का भी बैंड बजा समझे। लंच के बाद सभी बस अड्डे पहुंच गए। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद नौगांव की बस मिली। लगभग 4 बजे बस चली। बस चलते ही महेश और सुषमा शादी की बातें करने लगे, खास तौर से शादी के इंतजाम के बारे में। और मैं उनकी पिछली सीट पर बैठा मंद मंद मुस्कुराने लगा। तभी मेरे साथ सीट पर बैठे सज्जन ने बीड़ी सुलगाई और मेरे से पूछा, भाई साहब, क्या आप भी इन लोगों के साथ नवगांव जा रहे हैं, बिहारी की छोरी की शादी में? आपकी बात मैं समझा नहीं, मैंने बीड़ी वाले सज्जन से पूछा। बीड़ी का कश लगाते हुए उसने कहा, मेरा नाम बांके है। मैं और बिहारी अनाज मंडी में दलाली करते हैं। बिहारी का छोरा नवयुग सिटी में किसी बड़े दफ्तर में काम करता है। ऐसा लगता है कि आप लोग उसी दफ्तर में काम करते हैं और उसकी बहन की शादी में जा रहे हैं। मैं आप लोगों की बातों से समझ गया कि आप वहीं जा रहे हो, क्योंकि इतनी लंबी बातें पूरे नवगांव में बिहारी का खानदान ही कर सकता है। अगर इतना ही अमीर होता तो उसका लड़का 3,000 की नौकरी करता, ठाठ से 18 ट्रक चलाता। बिहारी के मोहल्ले में रहता हूँ। आप सब जिस दाल मिल की बात कर रहे हैं ना, उसे बंद हुए 10 साल हो गए हैं। मैं और बिहारी उस दाल मिल में नौकरी करते थे। जब मिल बंद हुई तब से अनाज मंडी में दलाली कर रहे हैं। बीड़ी का कश लगाते हुए बांके की आवाज में व्यंग था। बांके की बात सुनकर हम सब सकते में आ गए। सबकी बोलती बंद हो गई और भौचक से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। साहस जुटाकर बड़ी मुश्किल से आवाज निकालकर सुषमा बोली, अंकल, आप सच कह रहे हो? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो? बांके ने एक और बीड़ी सुलगाई, फिर कश लगाते हुए बोला, नवगांव पहुंचकर देख लेना, मेरी कोई दुश्मनी थोड़े है। इतना गपोड़ी निकलेगा पता नहीं था। पूरा नवगांव बिहारी को एक नंबर का गपोड़ी मानता है, पर बेटा तो बाप से भी 10 कदम आगे निकला। अब बाकी का रास्ता काटना दूभर हो गया। सब इसी सोच में थे कि जल्दी से नवगांव आ जाए और हकीकत से सामना करें। तभी बस एक पुरानी बिल्डिंग के सामने रुकी। तब बांके ने कहा, नवगांव आ गया। ये खंडर ही दाल मिल है जहां बिहारी का छोरा 18 ट्रक चला रहा है। हम सब टूटे मन से बस से उतरे। अब करते भी क्या, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। जो दाल मिल 10 साल से बंद है, उसकी हालत खंडर से कम क्या और ज्यादा क्या। कच्ची टूटी सड़क पर हम कारपेट ढूंढते रह गए। अब तो स्टाफ का सब्र टूट गया। सब विपुल को गालियां निकालने लगे। अपनी झूठी शान के लिए विपुल इतना बड़ा झूठ बोलेगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। तभी सामने से एक तांगे में कुछ कारपेट और कुर्सियों के साथ विपुल आता दिखाई दिया। उसे देखकर सुषमा जोर से चिल्लाई, विपुल के बच्चे, नीचे उतर। हमें बेवकूफ बनाकर कहाँ जा रहा है? इन टूटी गड्ढे वाली सड़कों पर चलकर हमारी टांगें टूट गई और तू मजे में तांगे की सवारी कर रहा है। हमें देखकर विपुल तांगे से नीचे आकर बोला, आइए सर, कारपेट बिछने के लिए गली में जा रहे हैं। बांके अंकल, तांगे का सामान घर पहुंचवा दो। मैं सर के साथ हवेली जाता हूँ। महेश ने विपुल का कॉलर पकड़कर पूछा, बेटे, इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत थी?
इतने महंगे कपड़े पहन कर आए, सब खराब करवा दिए। अगर सच बता देता तब भी शादी में आते, तब और ज्यादा खुशी होती। पागल बनाकर रख दिया। अब राष्ट्रपति भवन नुमा हवेली के दर्शन भी करवा दे, उसको भी देखकर तृप्त हो जाएं। शायद विपुल को हमारे आने की उम्मीद नहीं थी। एक पल के लिए वो हमें देखकर सन्न रह गया, लेकिन हर बड़बोले की तरह चतुराई से बातें बनाने लगा। ऐसे व्यक्ति आदत से मजबूर हार नहीं मानते। बात को पलटते हुए बोला, आइए सर, हवेली चलते हैं। आप सफर में थक गए होंगे, कुछ जलपान कर लेते हैं। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद हम सब हवेली में पहुंच गए। हवेली एक पुरानी इमारत निकली। हवेली को देखकर लगता था कि किसी समय जमींदार की रिहायश रही होगी, जो अब एक धर्मशाला बनकर रह गई है, जिसके दो तरफ कमरे बने हुए थे और बाकी दो तरफ खाली मैदान। रोशनी के नाम पर 3-4 खंभों पर बल्ब लटक रहे थे। 2-3 कमरों में कुछ हलचल हो रही थी, जहां वर पक्ष के पुरुष तैयार हो रहे थे। कुछ महिलाएं तैयार होकर तांगे पर बैठकर जा रही थीं। तभी विपुल ने सफाई देते हुए कहा, हमारे यहाँ औरतें बारात के साथ नहीं जाती, इसीलिए पहले हमारे घर जा रही हैं। हलवाई ने विपुल के आग्रह पर कुछ पकौड़े तल दिए और चाय बना दी। जली भुनी बैठी सुषमा जली कटी सुनाने लगी, विपुल तूने ये अच्छा काम नहीं किया। इतना झूठ तो कोई अपने दुश्मन से भी नहीं बोलता। सारा मेकअप खराब हो गया। इतनी महंगी साड़ी धूल से सन गई। ड्राई क्लीनिंग के पैसे तेरे से लूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, झेपती हंसी के साथ विपुल बोला। इतनी भूख लग रही है और खिलाने को तुझे ये सड़े हुए बैंगन और सीताफल के पकौड़े ही मिले थे। नहीं चाहिए तेरी दावत, इससे तो उपवास अच्छा है। कहते हुए सुषमा ने पकौड़े की प्लेट विपुल को ही पकड़ा दी। विपुल ने एक पकौड़ा मुंह में डालते हुए कहा, सुषमा नाराज नहीं होते, 5 स्टार होटल से अच्छे पकौड़े हैं। तेरे घर का एक बूंद पानी भी नहीं पीना, सुषमा तमतमाती हुई बोली। सर, इसमें नाराजगी की क्या बात है? आप इतनी दूर से आए हैं, कुछ तो लीजिए। पकौड़ों की प्लेट मेरे आगे करते हुए विपुल ने कहा। एक पकौड़ा खाते हुए मैं सुषमा से बोला, छोड़ो नाराजगी, भूखे पेट रहना ठीक नहीं, कुछ खा लो। लेकिन सुषमा टस से मस नहीं हुई, उसने कुछ नहीं खाया। सुषमा और महेश ने अपनी नाराजगी विपुल को जाहिर कर दी। बाकी स्टाफ चुप रहा, लेकिन मेरे समेत सभी दुखी थे। हम विपुल के घर गए तो वहाँ घर के साथ वाला प्लॉट खाली था, जहाँ खाने का प्रबंध था। शहरी वातावरण से बिल्कुल उलट दरियों पर बैठकर खाने का प्रबंध था। शादी का माहौल देखकर पूरा स्टाफ दंग रह गया। तभी बारात आ गई। आतिशबाजी के नाम पर बंदूक के 2-4 फायर देखने को मिले। भूख से बुरा हाल हुआ जा रहा था, इसलिए चुपचाप दरियों पर बैठ गए। लेकिन सुषमा ने तो जैसे प्रण कर लिया था, वो अपने इरादे से नहीं पलटी। उसने खाना तो दूर, पानी की एक बूंद भी नहीं ली। विपुल ने काफी आग्रह किया, लेकिन सब बेकार। महेश का मन खाने से अधिक वापस जाने की जुगाड़ में लगा था। अतः गुस्से में भुनभुनाता हुआ बोला, कसम लंगोट वाले की, ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई। विपुल से ऐसी उम्मीद नहीं थी। सर, मुझे चिंता वापस जाने की है। यहाँ रहने का कोई इंतजाम नहीं है। रात को कोई बस भी नहीं जाती है। सुबह ऑफिस कैसे पहुँचेंगे? स्टाफ की लड़कियां भी परेशान हैं। उनके घर कैसे सूचना दें कि हम यहाँ फंस गए हैं? हमारी बातें सुनकर साथ में बैठे वर पक्ष के एक सज्जन बोले, आप कितने व्यक्ति हैं? हमारी एक बस खाना खत्म होने के बाद वापस मेरठ जाएगी। हम आपको नवयुग सिटी के बाईपास पर छोड़ देंगे। शहर के अंदर बस नहीं जाएगी, क्योंकि वहां जाने से हमें देरी हो जाएगी। ये बात सुनकर पूरा स्टाफ खुशी से झूम उठा। जहां 2 पल पहले खाने का एक निवाला गले के नीचे जाने में अटक रहा था, अब भूख से ज्यादा खाने लगे। ऐसा केवल खुशी में ही हो सकता है। वर पक्ष के उस सज्जन को धन्यवाद देते हुए हम सब बस में जा बैठे। ये उनका बड़प्पन ही था कि बस में जगह ना होते हुए भी हम 8 लोगों को बस में जगह दी। स्टाफ की लड़कियों को सीट दी और खुद ड्राइवर के कैबिन में बोनट पर बैठ गए। रात के 1 बजे नवयुग सिटी के बाईपास पर बस ने हमें उतारा। चारों तरफ सन्नाटा। सबसे बड़ी समस्या बस अड्डे जाने की थी, जहां हमारे स्कूटर खड़े थे। मन ही मन सब विपुल को कोस रहे थे कि कहाँ फंसा दिया। कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं मिला। आधे घंटे इंतजार के बाद
एक रोडवेज की बस रुकी, तब जान में जान आई। हालांकि बस ने पीछे से किराया भी वसूल किया। हम उस समय कोई भी किराया देने को तैयार थे। हमारा लक्ष्य केवल अपने घरों को पहुंचने का था। अगले दिन गिरता पड़ता ऑफिस पहुंचा। पूरे ऑफिस में सन्नाटा। सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर श्वेता ही ऑफिस में थी। मैं कुर्सी पर बैठे बैठे कब सो गया पता ही नहीं चला। दोपहर के 2 बजे महेश ने आकर मुझे जगाया। बाकी समय हम दोनों सिर्फ शादी की बातें करते रहे। श्वेता के कान हमारी तरफ थे। हमने तो अपनी भड़ास कहकर निकाल दी। लेकिन वज्रपात श्वेता पर हुआ। बेचारी के सारे सपने टूट गए। कहाँ तो उसने एक राजकुमार से शादी का सपना संजोया था और वो राजकुमार फक्कड़ निकला। बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने की आदत तो बहुतों की होती है, लेकिन एक का 500 विपुल बना गया। श्वेता इस आडंबरपूर्ण झूठ को सह नहीं सकी और उसने 3-4 दिन बाद त्यागपत्र दे दिया। ऑफिस में सब विपुल के व्यवहार से नाराज थे, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा वाली कहावत आखिर चरितार्थ हो गई। एक दिन शाम को जब विपुल ऑफिस से निकला तो श्वेता के भाई ने अपने 3 दोस्तों के साथ उसे घेर लिया और हॉकी से उसकी जमकर पिटाई करने लगे। विपुल अपने बचाव में जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन ऐसे मौके पर लोग केवल तमाशबीन बनकर रह जाते हैं, कोई बचाने नहीं आता। तभी हम और महेश वहां से गुजरे तो भीड़ देखकर महेश रुक गया। विपुल की आवाज सुनकर महेश मुझसे बोला, सर ये तो अपना विपुल है। विपुल को पिटता देखकर हम दोनों उसे बचाने की कोशिश करने लगे। उसके बचाव के चक्कर में हम भी पिट गए। हमारे भी कपड़े फट गए। हमें देखकर भीड़ में से कुछ लोग बचाव को आगे बढ़े तो हमलावर भाग गए। विपुल की बहुत पिटाई हुई थी। आंखें सूज गईं, शरीर पर जगह जगह नीले निशान पड़ गए थे। उसे पास के नर्सिंग होम में इलाज के लिए ले गए, जहां उसे 2 दिन रहना पड़ा। देख लिया अपने बड़बोलेपन का नतीजा। इतनी सुंदर सुशील कन्या का दिल तोड़ दिया। क्या क्या सपने संजो कर रखे थे उसने, सब बर्बाद कर दिया। शुक्र कर हम वहां पहुंच गए, वरना तेरा तो क्रियाक्रम आज हो जाता। मैं तो कहता हूं कि अब भी समय है, संभल जा और आज की पिटाई से सबक ले। विपुल चुपचाप सुनता रहा। महेश का भाषण जले पर नमक का काम कर रहा था, लेकिन कड़वी दवा तो पीनी ही पड़ती है। ऐसा आदमी अपनी आदत से मजबूर होता है, फिर उसी रास्ते पर चल पड़ता है। कुछ दिन खामोश रहने के बाद विपुल की बोलने की आदत फिर से शुरू हो गई, लेकिन अब स्टाफ के लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। एक दिन विपुल मेरे कैबिन में आया और बोला, सर आपकी हेल्प की ज़रूरत है। बोलो विपुल, अगर मेरे बस में होगा तो ज़रूर करूँगा। यहाँ नवयुग सिटी में सरकार ने प्लॉट काटे हैं। डैडी ने नवगांव का मकान बेचकर यहाँ एक प्लॉट खरीदा है और कोठी बनवानी है। आपको मालूम है कि ठेकेदार मजदूरों के सिर पर बैठना पड़ता है, नहीं तो वो काम नहीं करते। सुबह कुछ देर से आने की इजाज़त मांगनी है। शाम को देर तक बैठकर ऑफिस का काम पूरा कर लूँगा। कोई काम पेंडिंग नहीं होगा। हमने यहाँ किराए पर मकान ले लिया है। शाम को डैडी कोठी के कंस्ट्रक्शन का काम देख लेंगे। बस 1 महीने की बात है सर। मैंने उसको इजाज़त दे दी और सोचने लगा कि 1 महीने में कौन सी कोठी बनकर तैयार होती है। तभी महेश कैबिन में आया। विपुल अंग्रेज़ों के ज़माने का बड़बोला है, जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगा। अब क्या हो गया सर? सेक्टर 20 में तो 25 और 50 गज के प्लॉट प्राधिकरण काट रहा है, वहाँ कौन सी कोठी बनवाएगा? मकान कहते शर्म आती है, इसीलिए कोठी कह रहा है। यदि उसकी 50 गज में कोठी है तो सर मेरा 100 गज का मकान तो महल की श्रेणी में आएगा। मैं महेश की बातें सुनकर हंस दिया और जल भुनकर महेश विपुल को जली कटी सुनाने लगा। खैर विपुल ने 1 महीना कहा था, लेकिन लगभग 4 महीने बाद मकान बनकर तैयार हो गया। मकान के गृह प्रवेश पर विपुल ने पूरे स्टाफ को आमंत्रित किया, लेकिन स्टाफ ने कोई रुचि नहीं दिखाई। सब बड़े आराम से ऑफिस के काम में जुट गए। मेरे कहने पर सब ने एकजुट होकर विपुल के यहाँ जाने से मना कर दिया। महेश, बड़े प्रेम से विपुल ने गृह प्रवेश पर बुलाया है, हमें वहाँ जाना चाहिए। सर मुझे चलने को मत कहिए, उसकी कोठी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। मैं अपने झोंपड़े में खुश हूँ।
महेश ऑफिस से 2 घंटे जल्दी चलकर बधाई दे आएंगे। उसकी कोठी हो या झोपड़ा, हमें इससे कोई मतलब नहीं। वो अपनी कोठी में खुश और हम अपने झोपड़े में खुश। ये बात सुनकर महेश खुशी से उछल पड़ा और बोला, कसम लंगोट वाले की, आपकी इस बात ने दिल बाग बाग कर दिया। अब आपका साथ खुशी खुशी। शाम को 4 बजे हम ऑफिस से चलकर विपुल की कोठी पहुंचे। 50 गज के प्लॉट पर 2 मंजिला मकान था विपुल का। महेश ने चुटकी ली, यार कोठी के दर्शन करवा, बड़ी तमन्ना है दीदार करने की। हाँ हाँ देखो, ये ड्राइंग रूम, रसोई, बेडरूम। अपनी आदत से मजबूर साधारण काम को भी बढ़ा चढ़ा कर बताने लगा कि कोठी के निर्माण में 50 लाख रुपए लग गए। सुधर जा विपुल, 5 के 50 मत कर। नहीं नहीं, आपको पता नहीं है कि हर चीज़ बहुत महंगी है। जिस चीज़ को हाथ लगाओ लाखों से कम नहीं आती है। विपुल आदत से मजबूर सफाई देने लगा। विपुल, समय बड़ा बलवान है, इतना झूठ बोलना छोड़ दे। एक दिन तेरा सच भी हम झूठ मानेंगे। सुधर जा। बाई गॉड, झूठ की बात नहीं है, बिल्कुल सच है। विपुल सफाई पर सफाई दे रहा था। हमने वहां से खिसकने में ही अपनी बेहतरी समझी। विपुल से बहस करना बेकार था। हमने उसे शगुन का लिफाफा पकड़ाया और विदा ली। मकान से बाहर आकर हम दोनों के मुख से एक साथ बात निकली, विपुल कभी नहीं सुधरेगा। बड़बोला था, बड़बोला है और बड़बोला ही रहेगा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।